अगर आप सीरियस सिंसियर जे एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। आज हम फिजिक्स के 3 टफेस्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो 2025 में आए हैं और उससे हमें क्या लर्निंग मिलती है ना जे एडवांस के बारे में। अभी अगर आपका एग्जाम अभी है, अगले साल है, उसके 2 साल बाद है, ये वीडियो सबके लिए रेलेवेंट है क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। कितने बच्चों ने 3 टफेस्ट प्रॉब्लम्स को सही किया, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कितनों से एडवांस ने गलत करवाया। क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन थे ये। फिजिक्स वही जो दीवाना बना दे, आपको दीवाना बना देंगे इनकी फिजिक्स एंड वी शुड लर्न अ लॉट। आपको मैं एक ऐसा डेटा शेयर करता हूं बच्चों जो जे एडवांस रिलीज करता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होती है क्योंकि 1281 पेजेस की रिपोर्ट में से ढूंढ के ये डेटा निकालना पड़ता है कि कौन सा सवाल कितने % बच्चों ने सही किया, कितनों ने गलत किया, कितनों ने छोड़ा। ये जे एडवांस रिलीज करता है। तो जो फिजिक्स का जो पेपर 2 था 2025 का, जिसमें 3 सबसे टफेस्ट सवाल उसी में आए थे, वो आप देखो कितने बच्चों ने नॉट अटेम्प्ट किया, कितने % बच्चों ने। एक बोनस भी हुआ था इसमें, सवाल रेयर होता है एडवांस में, पर एक सवाल बोनस हुआ, सबको मार्क्स मिले उसमें। तो एडवांस में जब भी बोनस होता है उसमें सबको मार्क्स मिलते हैं। पूरे के पूरे मार्क्स कितने को मिले, पार्शियल मार्क्स कितने को मिले, रॉन्ग रिस्पॉन्सेस कितने को मिले। अब आपको बताऊं जो सबसे टफेस्ट सवाल आया था ना, वो देखो ये वाला सवाल था सबसे टफेस्ट सवाल, जो सिर्फ जो अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 लाख बच्चे होते हैं जो एडवांस देते हैं, उनमें से सिर्फ 631 बच्चों ने इस सवाल को सही किया। सर ऐसा क्या सवाल था, इसमें क्या ऐसा सवाल था, इसको पूरा अपन सॉल्व करके भी देखेंगे, सारे सॉल्यूशन भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज जाननी है। देखो अब जो फर्स्ट, अब आप देखो जो सबसे टफेस्ट सवाल था सिर्फ वो 0.35%, ये जो आप देख रहे हो यहां पर 0.35% बच्चों से सही हुआ। वो सिर्फ जो सेकंड टफेस्ट था वो सिर्फ 1% बच्चों से सही हुआ, सिर्फ वो। और जो थर्ड टफेस्ट था वो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2% बच्चों से सही हुआ। अब आप एक चीज देखो, इसमें गलत कितने बच्चों से हुआ। ये वाला सवाल जो है 73% बच्चों से गलत हुआ, ये 82% बच्चों से गलत हुआ। इसमें कितने बच्चों ने छोड़ा इसको, आप देखो 16% बच्चों ने इसको छोड़ा, 26% बच्चों ने इसको छोड़ा। एक बात मैं यहां पर लर्निंग आपको देना चाहूंगा बच्चों, जो ये क्वेश्चन आए थे ना, ये वाले, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आए थे, इसमें आपको डेसिमल तक भरना था। लेकिन जो मार्किंग स्कीम आई थी, वो मार्किंग स्कीम इसमें ये थी कि आप आंसर भरो तो +4 मिलेंगे, सही गया तो, नहीं गलत अगर आपका सही नहीं हुआ तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो देखो आप जब इसकी वो देखेंगे तो भाई जब 0 मार्क्स ही मिलने वाले होते हैं तो यार अटेम्प्ट करके आना चाहिए। भाई डेसिमल में तुक्का मारना बहुत मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, डेसिमल में कैसे तुक्का मारेंगे। लेकिन फिर भी अगर 0 मार्क्स मिल रहे हैं तो भाई गलत करने पर, तो भाई आपको वो ट्राई करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो 25-26% बच्चों ने उसको छोड़ा, कुछ तो भर के आते हैं, ये यहां पर गड़बड़ करी, भर के आना चाहिए, नहीं सॉल्व हो तो भी। लेकिन चलो अब अपन बात करते हैं इन सवालों पे। उसके लिए आप एक चीज देखो जो ये सबके लिए रेलेवेंट है। जे एडवांस में जब आप सेलेक्ट होते हो ना, तो कितने नंबर लाने पड़ते हैं सर, कितनी रैंक के लिए, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद जिनका पेपर, ध्यान से समझना, जो 10th के बाद में बच्चे चाहते हैं, 11th के बाद में चाहते हैं, उनको लगता है बहुत सारे नंबर कमाने पड़ेंगे क्या, नहीं। आप देखो लास्ट IITian जिसको कॉल आया सीट मतलब अलॉटमेंट के हिसाब से, वो 74 नंबर कमाए उसने सिर्फ 360 में से, और ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑलमोस्ट 20%, 21% मार्क्स पे आप IITian बन सकते हो। इस लेवल का पेपर आता है, तो टफनेस लेवल आप सोचो। आप देखो 500 रैंक है 234 नंबर पे, ऑलमोस्ट 63%, मान लो आप 63% मार्क्स लाने पर आप ऑल इंडिया में 500 के अंदर आ गए 2025 के पेपर के हिसाब से। तो पेपर लो स्कोरिंग होते हैं। एवरी क्वेश्चन जो है उसको वो सोच समझ के करना होता है। तो भाई देखो ये जो सवाल थे, ऐसे जो सवाल होते हैं ये आपको अपने 2A में मिल जाएंगे, जो अपनी इसरल की जो 2 एक्सरसाइज है, टेस्ट पेपर्स में ऐसे मिल जाएंगे, रैंक बूस्टर्स में ऐसे सवाल मिलते हैं, रैंक बूस्टर में तो इससे भी खतरनाक मिलते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। तो हमें अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर इस सवाल पे आए, इस सवाल में सर ऐसा क्या था, ये कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसा था जो रेयरली एडवांस पूछता है, लेकिन इस साल उसने पूछ लिया, इसलिए बच्चों को समझ ही नहीं आया क्या करना था इसमें। मोस्टली बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा ये, है ना। तो अब ये सवाल क्या है। अब सेकंड सवाल की बात करें, ये सवाल पता है, ये सवाल इतने सारे बच्चों को रॉन्ग क्यों हुआ, इसमें एडवांस ने ऐसी बात पूछ ली, पता है इसमें सबको लगा होगा आंसर 1 है इसका। बताऊंगा मैं आपको जो इसको जानते हैं कि इसका आंसर 1 है। तो भाई ऐसा नहीं है, एडवांस को बहुत डीप पे स्टडी करना होता है।
मैं जब क्लास में पढ़ाता था इस चैप्टर को, तो भाई इस चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी कि भाई इससे सावधान रहना, बहुत माइन्यूट पॉइंट है, एडवांस तुम्हें इसमें बैंड बजा सकता है। और इस साल एडवांस ने उसमें बैंड बजाई दी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। तो इन सवालों को देखेंगे। चलो पहले पहला सवाल देखते हैं। भाई ये मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना, पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया है। तो भाई ये क्या सवाल था? तो भाई देखो एडवांस का ना एक एक सवाल का आपको एनालिसिस करना चाहिए बच्चों। अब जो आसान सवाल भी आते हैं, ऐसे नहीं सारे टफ आते हैं। अब आप देखो परसेंटेज फुल मार्क्स, जो इजीएस्ट सवाल था पेपर 2 में, वो 30% बच्चों से हुआ। वो पेपर 2 टफ था फिजिक्स के हिसाब से, 30% बच्चों से हुआ। पेपर 1 में कुछ ऐसे सवाल थे जो कि 50% बच्चों से भी हुए, तो 30% हाईएस्ट गया। फिर आप देखो 23.79% हाईएस्ट गया। अच्छा, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट कम जाती है, थोड़ी सी सीआरएल से कम नंबर पे उनको वो ब्रांच मिल जाती है, तो भाई उनको और कम सवाल करने पड़ते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा सवाल मेरे को करना है, कौन सा छोड़ना है। ये बहुत बड़ी साइंस है एक्चुअली में, जो हमें सीखनी है, जो टेस्ट पेपर से हम सीखते हैं। तो पूरा एनालिसिस जरूरी है बच्चों एडवांस को क्रैक करने के लिए। अब इस सवाल पे आ जाता है। देखो क्या कह रहा है सवाल। एक हाइड्रोजन एटम है जो शुरू में रेस्ट पर है, ग्राउंड स्टेट पर, ठीक है। वो एक फोटोन एब्जॉर्व करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है μ1, और वो इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई एक फोटोन आया, हम थोड़ा सा डायग्राम भी बनाते जाते हैं साथ के साथ में, पढ़ते पढ़ते सवाल को। तो एक फोटोन आया जिसकी फ्रीक्वेंसी थी μ1, वो एक इलेक्ट्रॉन से अंदर घुसा, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है पॉजिट्रॉन के साथ में जो रेस्ट पर पड़ा हुआ है, टू फॉर्म अ पॉजिट्रोनियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। अब ये इलेक्ट्रॉन महाराज जो है एक पॉजिट्रॉन के साथ में कंबाइन करके एक पॉजिट्रोनियम एटम बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, नए ग्राउंड स्टेट में। और ये साइमल्टेनियसली फोटोन भी एमिट करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थी μ2। ये महाराज एक फोटोन भी एमिट करते हैं इसको इसमें घुसने के बाद में, जिसकी फ्रीक्वेंसी थी μ2, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ये μ2 का था ये यहाँ पर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब ये जो पूरा ये पूरा जो है, ये सेंटर ऑफ मास इसका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। ये जो एटम बना पूरा का पूरा एटम एक तरह से मानो आप 5 की उससे मूव कर रहा है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। इट इज गिवन दैट पॉजिट्रोनियम हैज सेम मास एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रोनियम का मास इलेक्ट्रॉन जैसा ही है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच आएगा। एंड पॉजिट्रोनियम एटम कैन बी कंसिडर्ड एज बोर एटम। तो बोर मॉडल लगाने की बात कर रहा है। इन विच द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ मास। ओ माय गॉड, यहां पर इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रोनियम एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इनके कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो ठीक है, मतलब ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास वहीं के में रह रहा है। इनके रेस्पेक्ट में देखें तो, अगर रिलेटिव मोशन से देखें तो, और पूरा सिस्टम 5 से आगे जा रहा है। जनरली जब भी बोर मॉडल में अभी तक हमने कंसिडर किया है, तो ये नया कॉन्सेप्ट जो है पहली बार, आप मान के चलो 20 सालों से तो नहीं दिखाई, उसके पहले आया तो अलग बात है, लेकिन ये सवाल में एक अभी जो बोर एटम होता है उसमें तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इसमें एक तरह से न्यूक्लियस भी घूम रहा है इलेक्ट्रॉन के अबाउट, और इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, सो कॉल्ड, मतलब दोनों एकदम और सेम मास के, तो दोनों ऐसे मानो सेंटर मास के अबाउट घूम रहे हैं, और सेंटर मास खुद आगे चल रहा है। तो ये ऐसा चल रहा है गेम यहाँ पर, ये सेंटर मास भी आगे चल रहा है और ये उसके अबाउट घूम रहे हैं। आप सेंटर मास के फ्रेम से देखोगे तो ये ऐसे 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 घूम रहे हैं, लेकिन आप राउंड फ्रेम से देखोगे तो सेंटर मास भी चल रहा है आगे 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 आगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। पूछा क्या है, कंसिडरिंग नो अदर एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, द डिफरेंस बिटवीन 2 फोटोन एनर्जीज। तो भाई इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में डिफरेंस पूछ रहा है। ओके ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर इसको पहले इसकी एनर्जी निकालते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। तो भाई h-μ1 जो होगी वो, एक तो इसने इलेक्ट्रॉन को पूरा बाहर तक निकाला होगा। हाइड्रोजन एटम में बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितनी लगती है 13.6। भाई n=1 से n=∞ भेजने के लिए कितनी लगती है 13.6। मोहब्बत हो जाती है फिजिक्स से यार, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन खुद 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके निकला, एक्स्ट्रा एनर्जी थी इसके पास में, तो वो इसी ने दी होगी 13.6। तो न्यूक्लियस से पीछे छुड़ाने के लिए, न्यूक्लियस यहाँ पे बैठा हुआ है, उससे पीछे छुड़ाने के लिए +10 जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी,
तो जो इसकी टोटल एनर्जी आ गई hν1 दैट मींस इक्वल टू 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसकी एनर्जी आ गई 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके इसके पास गया, तो और ये पॉजिट्रोनियम रेस्ट पे पड़ा था शुरू में, तो जो 10 इसके पास गया, ये इससे भिड़ा, कुछ कुछ हुआ इनके बीच में, घूमने लग गए सेंटर मास के अराउंड ये। तो ये एनर्जी किस किस चीज में काम आई? एक तो ये काइनेटिक एनर्जी में काम आई, प्लस जो इस एटम की एनर्जी थी, अंदर की जो एनर्जी थी इस एटम की, बोर मॉडल के हिसाब से जो कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी वो, प्लस जो इसने फोटोन रिलीज करा, कुछ एनर्जी बाहर भी तो भेजी इसने, hν2। अब हमको एक्चुअली hν2 निकालनी है, तो इसकी वैल्यू तो 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 5। अब जो इस क्वेश्चन का क्रक्स था ना, पता है वो कहां पर था? इस क्वेश्चन का क्रक्स था इधर, ये बच्चों ने नहीं पढ़ी थी। रेस्ट पे जब न्यूक्लियस होता है तब तो पढ़ी थी, लेकिन जब घूमता है ना तब नहीं पढ़ी थी। तो ये चीज हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो भाई बोर मॉडल के हिसाब से जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है बोर मॉडल के हिसाब से, भाई देखो बोर मॉडल के एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब Z भी 1 है यहाँ पर, है ना, पॉजिट्रॉन के ऊपर +1 का चार्ज है, और N भी 1 है, ग्राउंड स्टेट है, तो Z भी 1 है, N भी 1 है। लेकिन ये कब वैलिड होती है? जब न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है, जब ये घूम रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के अराउंड, दोनों जो घूम रहे होते हैं, तो वहां पर फिर रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट आता है। जब दोनों घूम रहे होते हैं, दोनों ऐसे घूम रहे होते हैं, तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट आता है। रिड्यूस मास क्या होता है? म्यू से डिनोट करें तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर दोनों के मास m है, क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास बराबर है, तो m दोनों का मास m ले लेते हैं अपॉन 2m, दैट इज m/2। तो रिड्यूस मास कितना हो गया? m/2। अब जो टोटल एनर्जी होती है इस केस में, वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाती है। भाई यहाँ पर z बराबर भी 1 है, n बराबर भी 1 है, क्योंकि इसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, इसको न्यूक्लियस की तरह से ट्रीट करें अगर अपन, तो इसका चार्ज +1 है इसलिए +1, और n ग्राउंड स्टेट है इसलिए +1। अब यहाँ पर जो फैक्टर मल्टीप्लाई होता है वो मल्टीप्लाई होता है μ/m से। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ बच्चों, उसका डेरिवेशन बहुत लंबा है, इसलिए इसको मैं सिर्फ डायरेक्ट इसमें रिजल्ट यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। μ/m फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है जब ये चीज एक दूसरे के अराउंड में घूमती है। तो आप म्यू की वैल्यू डाल दो, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई? -13.6, म्यू की वैल्यू थी m/2 अपॉन m, तो ये -13.6 डिवाइड बाई 2 -6.8, काटोगे इसको आप 6 से 0.8, तो -6.8। तो इन महाराज की वैल्यू आ गई -6.8 प्लस hµ2। तो hµ2 कितना आ गया? सॉल्व कर लेंगे, 1.8 प्लस होएगा 11.8। तो आपको अब 23.6 और 11.8 में डिफरेंस ढूंढना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा माइनस कर लो, दैट विल बी 11.8। दोनों को जब माइनस कर लो तो आंसर वाज 11.8। एडवांस ने रेंज दी थी, आपने 11.7 से 11.9 के बीच में कुछ भी भरा हो आपका सही माना जाएगा। इसका आंसर था 11.8। फील आई सबको समझ में? तो यार इसमें जो क्वेश्चन नहीं कर पाए बच्चे वो इस कॉन्सेप्ट के कारण से था, समझ में आया? लेकिन फिर भी देखो 631 बच्चों ने इसको कर लिया, ये बड़ी बात है। अपने कई बच्चे करके आए थे क्योंकि उन्होंने रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना, जिन्होंने पढ़ा था उनसे सवाल हो गया था। तो ये टफेस्ट सवाल था। कैलकुलेशन वाइज कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, देखो कैलकुलेशन वाइज कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब आप सेकंड सवाल देखते हैं। अरे ये तो मतलब इतना खास सवाल है ना, मजा आ गया, मतलब एकदम पढ़ते सवाल को। क्या है, सिर्फ 1800 बच्चे सही कर पाए इसको, और काफी सारों ने गलत करा। एडवांस ने ट्रैप में फंसाया था कि भाई बच्चों को इतना आसान कैसे आ गया। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with uniform angular speed omega. The ratio of magnitudes of magnetic dipole moment to angular momentum of the same axis is given as alpha q by 2m. The value of alpha is. अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कोई बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, इसका इसमें चार्ज है मान लो q, इसका मास है कैपिटल M,
तो इसके पास में क्योंकि घूम रहा है, चार्ज भी घूम रहा है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर म्यू है, एंगुलर मोमेंटम एल है, तो उसकी वैल्यू आ जाती है q/2m। उसकी वैल्यू आ जाती है q/2m। तो म्यू बाय एल इक्वल टू q/2m। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? म्यू बाय एल पूछा है, म्यू बाय एल पूछा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा q/2m, अल्फा q/2m। तो सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? इसको अगर अल्फा q/2m कर ले तो अल्फा की वैल्यू सर 1 आ गई। ये एडवांस का टफेस्ट सवाल था, पर बच्चा लोग आंसर देखो, आंसर 1 नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो इस प्रोफाइल से जो मैंने देखा है ना यार, एडवांस तुमने दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया वापस से। एक ही दिल है यार, हर साल जीतते हो तुम, कितनी बार जीतोगे भाई। अब देखो गलती क्या हुई इसमें, गलती क्या है? इस फॉर्मूले में एक छोटी सी बात छुपी हुई है, इस फॉर्मूले में एक छोटी सी बात छुपी हुई है कि भाई जो चार्ज है, अब इसने एक सॉलिड स्फीयर बोला है, इसने एक सॉलिड स्फीयर बोला है, इसने एक सॉलिड स्फीयर बोला है, तो भाई जो सॉलिड स्फीयर है, जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है वो। तो उसमें सारा चार्ज जो है, सारा चार्ज Q जो है वो चार्ज सरफेस पे आ जाता है कंडक्टिंग में, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, लेकिन मास तो सारा बीच में ही भरा हुआ है। तो चार्ज सारा सरफेस पे आ जाएगा और मास बीच में है। ये फॉर्मूले का माइन्यूट पॉइंट क्या है? देखो ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले का माइन्यूट पॉइंट क्या है? पता है क्या है इस फॉर्मूले का माइन्यूट पॉइंट? आप ये फॉर्मूला म्यू बाय एल इक्वल टू q/2m तभी लगा सकते हो, तभी लगा सकते हो जब चार्ज जहां पर मौजूद है मास भी वहीं मौजूद है। चार्ज जहां पर मौजूद है मास भी वहीं पर मौजूद है, तभी लगा सकते हो इसको आप, बाकी नहीं लगा सकते हो। तो इसमें एक तरह से ये होल्ड नहीं कर रहा, ये होल्ड नहीं कर रहा, क्योंकि म्यू एक तरह से हॉलो स्फीयर का पूछ लिया, क्योंकि हॉलो स्फीयर की तरह से इसमें भी चार्ज बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो म्यू हॉलो स्फीयर अपॉन एल सॉलिड स्फीयर पूछ लिया एक तरह से। जब ये सॉलिड होता, अपॉन सॉलिड होता, तो आप q/2m लगा सकते थे, हॉलो अपॉन हॉलो होता तब q/2m लगा सकते थे। कंडक्टिंग देने से क्या हुआ कि भैया ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट हुआ चार्ज। बात समझ में आई सबको? तो अब ये q/2m के बराबर नहीं है, तो अब हमको दोनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे। तो चलो पहले, अब ये मास m है, ओमेगा से घूम रहा है, तो सबसे पहले L सॉलिड स्फीयर निकालें अपन। L सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? I ओमेगा। I कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr² इंटू ओमेगा। तो ये आ गया सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr² ओमेगा। अब सर म्यू होलो स्फीयर कैसे निकालें? अगर डायरेक्ट तरीके से म्यू होलो स्फीयर निकालेंगे तब तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे हम फालतू में। तो अब इसमें हम यूज करते हैं म्यू होलो अपॉन एल होलो। अगर ये मास m पूरा बाहर होता, ये मास m पूरा बाहर होता, क्यू इधर होता, तो जो म्यू होलो होता वो कितना हो जाता? q/2m। अब आप म्यू होलो एल होलो से निकाल लो, तो म्यू होलो स्फीयर कितना आ गया? q/2m इंटू एल होलो स्फीयर का कितना होता? होलो स्फीयर का m कितना होता? 2/3 mr² ओमेगा। ये मान लो m1 मास का होता, ठीक है, m1 मास का होता, ये m1 से m1 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट q r² ओमेगा अपॉन 3। अब आप वैल्यू डालो यहां पर, अब आप वैल्यू डालो यहां पर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? q r² ओमेगा बाय 3, q r² ओमेगा बाय 3। एल सॉलिड की वैल्यू डालो 2/5, 5 उचक के ऊपर जाएगा, mr² ओमेगा, ठीक है। तो r² से r² काटो, ओमेगा से ओमेगा काटो, तो ये आ गया q/2m इंटू 5/3,
तो अब अल्फा की वैल्यू आप कंपेयर करो, अब अल्फा की वैल्यू आ गई 5/3, अब अल्फा की वैल्यू आ गई 5/3, दैट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 5/3, 1.66। तो इन्होंने 1.65 से 1.67 के बीच में आप कोई भी आंसर टाइप करके भरोगे वहां पर तो आपका सही माना जाएगा। मजा आया। ये है एडवांस, ये है एडवांस। तो एडवांस के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ो ना, देखो अपना ब्रह्मोस बैच हो जो 10 से 11th होता है, प्रहार बैच हो 11 से 12th है, वॉरियर हो जो ड्रॉपर बैच होता है, सब में इसी तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं। इस लेवल को टच करा जाता है, मॉड्यूल इस लेवल के हैं, रैंक बूस्टर इस लेवल के हैं, जेडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट इस लेवल के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस करना बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो तीसरा सवाल है, एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है ना, देखो एकदम यही तो मजा है यार अच्छे क्वेश्चन करने का। तीसरा सवाल ग्रेविटेशन चैप्टर से था, ये 3575 बच्चे कर पाए। इसमें बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, प्लस इसको विजुलाइज नहीं करा होगा। अगर आप इस तरह के विजुलाइजेशन लेक्चर देखोगे ना, मैंने पूरी जियोस्टेशन सैटेलाइट विजुलाइज कराई है बच्चों। उसमें विजुलाइजेशन का बहुत रोल होता है, अगर हम फिजिक्स की बात करें पर्टिकुलरली तो उसमें कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुसता है। चलो ये सवाल क्या कह रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब जिसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, जो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, टाइम पीरियड जिसका होता है 24 आवर्स, ठीक है। ये इक्वेटर के ऊपर घूम रही है फिक्स डिस्टेंस r1 पे। दूसरी सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रही है, इक्वेटोरियल के प्लेन में कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। वो अर्थ जैसे घूम रही है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मान लो अर्थ ऐसे घूम रही है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऐसे घूमेगी, लेकिन ये उसके उल्टा घूम रही है, ये है ना, सच दैट रेडियस 1 इज 1.21 रेडियस r2। तो अब एक सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेजर करेगी तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है r1 पे, ये घूम रही है, अर्थ मान लो ऐसे घूम रही है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी ऐसे घूम रही है इस सेंस में। ध्यान से समझना, ये r1 रेडियस हो गया, ये भी ऐसे घूम रही है, इस सेंस में घूम रही है, भी ऐसे सेंस में घूम रही है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड t1 है 24 आवर्स। अब एक दूसरी सैटेलाइट है r2 की जो कि अपोजिट घूम रही है, r2 की सैटेलाइट यहाँ कहीं घूम रही है, r2 की सैटेलाइट यहाँ कहीं घूम रही है, इसके अपोजिट घूम रही है। ये रेडियस है r2, ये रेडियस है r2, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है t2। अब हमें रिलेटिव निकालना है कि ये यूं घूम रही है, यूं घूम रही है, इसकी ओमेगा हम मान लेते हैं, इसकी ओमेगा है ओमेगा 1, इसकी ओमेगा हम मान लेते हैं, इसकी ओमेगा है ओमेगा 2। तो ये इसका टाइम पीरियड कितना देख रही है, तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू, रिलेटिव टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव कितनी हो जाएगी, ओमेगा रिलेटिव है ना, ओमेगा रिलेटिव इस केस में कितनी हो जाएगी भाई, ओमेगा रिलेटिव विल बी, क्योंकि अपोजिट घूम रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है ना। भाई ये यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो दोनों की रिलेटिव ओमेगा ऐड हो जाएगी। अब t1 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय ओमेगा 1, t2 की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाय ओमेगा 2। अब केपलर लॉ क्या कहता है, t1 बाई t2 होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 का क्यूब r2 का क्यूब। हमने पढ़ा था केपलर लॉ में t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो भैया ये r1 बाई r2 कितना दे रखा है, 1.21, तो ये हो जाएगा 1.21 का होल क्यूब। 1.21 मतलब स्क्वायर, इसलिए मैं याद कराता हूं बच्चों, 1.21 स्क्वायर होता है 1.1 का होल स्क्वायर की पावर 3। तो t1 बाई t2 कितना आया, आप अंडर रूट ले लो, 1.1 का होल क्यूब, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब बचेगा। 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये हो जाएगा 1.331। तो t1 बाई t2 आ गया 1.331। t1 बाई t2 को करोगे तो ये t1 बाई t2 इज ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, ओमेगा इनवर्स रेशियो में होती है। तो ओमेगा 2 कितनी आ गई, ओमेगा 2 कितनी आ गई, 1.331 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, ठीक है। तो वहां पर डाल देते हैं वैल्यू अपन। टी रिलेटिव पूछा है आपसे, 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कितनी आई, 1.331 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, ऐड कर लो, 2.331 टाइम्स ओमेगा 1। और 2 पाई बाई ओमेगा 1 कितना है, 2 पाई बाई ओमेगा 1 कितना है,
24 आवर्स, ये 24 आवर्स है। तो ये चीज कितनी आ गई, 2π/ω1 कितनी आ गई, 24 आवर्स। तो 24 आवर्स डिवाइड बाय 2.331। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड है 24/p और हमारा आंसर आ रहा है 24/2.331। तो p इज 2.331, p इज 2.331, 2.331। 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना था, 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना था, तो 2.33 आंसर आ जाएगा। तो 2.3 से 2.4 के बीच में कुछ भी भरोगे, सही मार्क हुआ था वो। फील आई। तो बच्चों ये एडवांस के 3 सबसे टफेस्ट सवाल थे जो सबसे कम बच्चों से हुए थे। इसको खुद से भी वापस से प्रैक्टिस करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस के सवाल में जोड़ लगता है, हमें लगाना है। देखो अब मैं अगर आपसे बात करूं, देखो अभी जो मिशन आईटी आने वाला है, मिशन आईटी प्रो 2026 के लिए बात करें जो एडवांस के लिए, उसके जो रैंक बूस्टर बन रहे हैं हर चैप्टर के, उसमें हमने ऐसे तगड़े तगड़े सवाल रखे हैं बच्चों आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। तो भाई अप टू 100% स्कॉलरशिप्स हैं। जो बच्चे 2026 में फोड़ना चाहते हैं उनके लिए अप टू 100% स्कॉलरशिप्स है। लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर कर लें। 98+ परसेंटाइल को 100% ऑफ है और इसकी फीस बहुत ही कम रखी है यार। आपको स्कॉलरशिप थोड़ी कम भी मिले टेंशन मत लेना, 60% मिले तो भी टेंशन मत लेना। 4100 रुपीज़ का ही कोर्स है प्लस GST। बहुत इसमें आपको बच्चों हर चैप्टर के तगड़े तगड़े सवाल मिलेंगे। कोटा के टॉप टीचर जिन्होंने रैंक 1 3 बार पढ़ाई है, रैंक 2 3 बार पढ़ाई है, रैंक 3 3 बार पढ़ाई है, 10 के अंडर की सारी रैंक पढ़ाई है, 100 के अंडर की तो मल्टीपल टाइम सारी रैंक पढ़ाई है, वो आपको क्लास में लाइव ऐसे सवालों को करना भी सिखाएंगे। फिर आपको होमवर्क में रैंक बूस्टर्स मिलेंगे ऐसे सवालों के, प्लस 20 टेस्ट हम आपके लेंगे जे एडवांस के, जिसकी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आएगी। हर टेस्ट की 20 पेज की रिपोर्ट भी होगी। आपको उसमें सब पता पड़ेगा, आपका सब टॉपिक कौन सा कमजोर है, चैप्टर कौन सा कमजोर है, कौन सा अच्छा है, आप कितना टाइम ले रहे हो, बाकी बच्चे कितना टाइम ले रहे हैं। तो रजिस्टर कर लेना और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बच्चे। विश यू ऑल द बेस्ट।